हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 7 में आज हम लोग हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आपका हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। इनको हम अच्छे से समझते हैं। भाषा क्या होता है? देखिए, भाषा जो है वो भास धातु से बनी हुई है, ठीक है। तो भाषा जो है संस्कृत शब्द का ही मूल धातु है भास, इसी से ये बनी हुई होती है। और भाषा एक ऐसा सामर्थ्य होता है, एक ऐसा साधन होता है जो हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है। इसकी अगर भेद की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो होता है हम लोगों का मौखिक भाषा, और जो हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं वो होता है लिखित भाषा। इसके अलावा एक और होता है सांकेतिक भाषा, जो कि अभी मेंशन नहीं किया है आपके चैप्टर में। उसमें हम अपने इशारों के द्वारा जो है अपने विचारों को प्रकट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो है ना आप लोग पूरा रीड करिएगा थॉरली। जिनके पास बुक है वो लोग बुक से, नहीं तो स्लाइड से ही रीड करना है। इसके अलावा जो है आपको दिए हुए हिंदी और भारतीय भाषाएं। हिंदी जो है हमको पता है कि क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है। और इसको जो है बहुत सारे हमारे देश के हिस्सों में बोला जाता है और समझा जाता है। जम्मू कश्मीर चल जाइए या कन्याकुमारी से अंडमान निकोबार या कहीं भी किसी भी देश के कोने में चल जाइए, ये भाषा जो है आपको समझने वाले और बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को भारत को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया था, और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। आप लोग को याद होगा। तो अब देखिएगा कि जितना भी सरकारी कामकाज वाला जितना भी जगह होता है वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है और भी 22 भाषाएं हैं पूरे संविधान में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिनको हम लोगों का राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी भाषाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं हम लिपि की। लिपि जो होता है वो भाषा को लिखने का चिन्ह होता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे कि हिंदी का लिपि देवनागरी होता है, संस्कृत का भी देवनागरी, बंगाली भाषा का बांग्ला होता है, अंग्रेजी का रोमन होता है। यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है, ये आपको मेमोराइज कर लेना है। इसके अलावा दिया आपको बोली। बोली जो होता है वो आपको बहुत कम क्षेत्र में जो प्रचलित भाषा होती है उसको हम लोग बोली कहते हैं। जैसे हम अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। और यहीं से आप बाहर निकल जाइएगा तो यहाँ के बाहर के लोगों को भोजपुरी भाषा समझ में नहीं आएगी। मतलब इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। सीमित क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग आपको बोली कहते हैं। इसके अलावा दिया है उपभाषा। जब बोली का थोड़ा सा विकास हो जाता है, मतलब कि उसका थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ता है, मतलब उसमें जो है साहित्य वगैरह का रचना होने लगे। जैसे कि पाली वगैरह भाषा है तो बोली ही है, लेकिन उसमें साहित्य ग्रंथ वगैरह की रचना होने लगी तो वो जो है उपभाषा का रूप ले लेती है। यानी बोली का ही विस्तृत रूप है या फिर विकसित रूप है उपभाषा। जब बोली का जो है विकास क्षेत्र बढ़ जाता है, उपयोग क्षेत्र बढ़ जाता है, तो वो उपभाषा कहलाने लगती है। इसके अलावा है व्याकरण। व्याकरण जो है हम लोग का वो शस्त्र है जो कि हम लोगों को भाषा को शुद्ध रूप में बोलना या फिर लिखना सिखाता है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप से ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। इसके अलावा जो है व्याकरण के अंग है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार आपको और वाक्य विचार। इसके अलावा इसमें एक और अंग दिया हुआ है रूप विचार, इस पर भी हम लोग गौर करेंगे। देखिए, वर्ण विचार होता है सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके, जैसे क ख ग घ या अ आ इ ई। इसके अलावा शब्द विचार होता है जिसमें जो है वर्णों के समूह से शब्द बनता है, जिसमें वर्ण बहुत सारे मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। रूप विचार में कहता है क्या कि प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता होती है, और जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में जो है परिवर्तन हो जाता है। बहुत से शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं भी होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या फिर पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत जो है शब्दों के रूप में परिवर्तन, उनकी रचना और भेद और उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। मतलब रूप विचार जो है समझिए तो आपको शब्द विचार से ही संबंधित है, जिसमें किन शब्दों का आपको परिवर्तन हो रहा है वाक्य के अर्थ के अनुसार और किन में नहीं हो रहा है, उसका अध्ययन शामिल होता है। और वाक्य विचार की बात करें तो कई सारे शब्दों के समूह के मिलने से क्या बनता है, कई सारे शब्दों के मिलने से जो है आपको वाक्य बनता है, और वाक्य में जो है एक निश्चित बनावट होती है शब्दों की। अब आता है हम लोगों का इसका एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का मौखिक रूप होती हैं। पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा का लिखित रूप है। कविता पाठ भाषा का
कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, लिपि लिख लीजिएगा। अच्छा, लिपि इसमें जो है आपको नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो महत्व लिख लीजिएगा, महत्व। ठीक है, चलिए सही गलत देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, सही है। बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, सही है। भाषा के 3 रूप होते हैं, नहीं, भाषा का आपको बुक में 2 ही रूप दिए हुए हैं, मौखिक और लिखित, तो उसको आप गलत मार लीजिए। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, गलत है, ये सीमित होता है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, ये सही है। इन वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। महिमा है जाति विद्यालय, इसको शुद्ध करके लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? महिमा विद्यालय जाति है। ठीक है, आगे वाला हो जाएगा दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। आगे है आपको बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हो गया, बच्चे रहे मैदान में खेल में, ऐसे लिखिएगा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसके आगे माता जी खाना बना रही हैं। उचित मिलान करना है। भाषा के रूप कितने होते हैं? 2 से मिला लीजिए। मोबाइल में मौखिक रूप का इस्तेमाल होता है भाषा का, मौखिक रूप से मिला लीजिए। पत्र है लिखित रूप से मिला लीजिए। राजभाषा हिंदी से मिला लीजिए। संस्कृत जो है वो उसकी लिपि है देवनागरी से मिला लीजिए। और कन्नौजी जो है उसको बोली से मिला लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिपि के नाम लिखना है, जैसे हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी, संस्कृत का देवनागरी, उर्दू का फारसी और मराठी का भी देवनागरी होता है। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है उससे आप देखकर भर सकते हो। चलिए, अब जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर देख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के पहले चैप्टर में जो है आपको मेनली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेटर से, वॉवेल, कॉन्सोनेंट वगैरह से, तो हम लोग देख लेते हैं। लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए से लेकर जेड तक। उनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स क्या क्या होता है? ए, ई, आई और यू। और इन 5 को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वे सारे के सारे जो हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा दूसरा चीज़ दिया आपको लैंग्वेज। जब हम लोग आपको एक से या ज़्यादा आपके पैराग्राफ्स जब भी हम लोग मिलाते हैं तो उससे जो है हम लोग का लैंग्वेज का, भाषा का निर्माण होता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे जो लेटर्स हैं, ये सारे जो सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेज एक पैराग्राफ में बनाते हैं, और बहुत सारे पैराग्राफ्स जो हैं वो क्या करते हैं? लैंग्वेज बनाते हैं। इन शॉर्ट अगर ऐसे लेकर चलिए, देखिए, लेटर्स एक साथ मिले बहुत सारे तो क्या बना? वर्ड्स बने। वर्ड्स बहुत सारे एक साथ बने तो सेंटेंस बना। सेंटेंस बहुत सारे एक साथ मिले तो पैराग्राफ बना। और पैराग्राफ से एक साथ बहुत सारे मिले तो क्या बना? लैंग्वेज बना। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। वर्ड सेंटेंस और वर्ड का अभी भी मैंने बताया कि आपको वर्ड क्या होता है, सब जो लेटर्स होते हैं उनका सार्थक समूह होता है, और सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का सार्थक समूह होता है। यहाँ सार्थक कहने का मतलब ये हुआ जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, बिना अर्थ वाले को नहीं कंसिडर किया जाता है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। कोई भी जो है आपको 8 वर्ड लिखना है, कोई भी 8 वर्ड, अपने मन से कुछ भी, काऊ, बुफेलो, कुछ भी लिख लीजिए, वर्ड, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको वर्ड अपने आसपास दिख रहा है, पेन जिसका एक सार्थक मीनिंग निकल रहा है वो आप लिख लीजिए। तो 8 वर्ड हमको लगता है कि इसमें से सब किसी को आ जाएगा लिखने के लिए, तो आप लोग लिख लीजिएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट देने के लिए होता है। कोई भी साधारण जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो वो असर्टिव सेंटेंस में गिना जाता है। और ये स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि राम इज़ अ बॉय, ये एक स्टेटमेंट हुआ। अब अगर इसी में हम नॉट मिला दें तो ये जो है निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो असर्टिव दोनों हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस से स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो दोनों के दोनों असर्टिव हैं। लेकिन अगर नॉट लगा दिए तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और नॉट नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वही बात करें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो प्रश्न अगर पूछा गया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर हॉबी, वेयर, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर फादर, ये सारे जो वाक्य हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। इसके अलावा जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस वगैरह देते हैं, ये वर्ब से शुरू होता है। और जैसे कि गो देयर, कम हेयर, स्टैंड अप, ये सब हम लोग बोलते हैं लोग ना, सिट डाउन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो सडन फीलिंग्स को व्यक्त करता है। जैसे कि आपको चोट लगता है तो आप बोलते हैं ना, अलास, ओह,
चोट लग गया, या फिर आपको टीचर शाबाशी देते हैं, ब्रावो, बहुत अच्छा तुमने काम किया है, अपने मार्क्स बहुत अच्छे लाए हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस जो होते हैं, जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब जाता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि आपको कोई विश, कर्स या डिज़ायर को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो, वो 100 साल तक जिए, भगवान करे उसका पैर टूट जाए, इस तरीके की हम लोग बातें बोलते हैं। तो जो जिसमें हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं या अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वो ऑपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब यहाँ जो है आपको बताना है कि ये कौन सा काइंड है सेंटेंस का, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ये है असर्टिव सेंटेंस। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, असर्टिव सेंटेंस। व्हेन डिड यू कम हियर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हुर्रा वी हैव वोन द रेस, ये हो जाएगा आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इज दिस बुक इंटरेस्टिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, असर्टिव सेंटेंस। इसमें जो है आपको वर्ड को सही क्रम में रखकर सेंटेंस बनाना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। जैसे क्या दिया हुआ है, एक्टिव द वेरी इज, तो इसको ऐसे बना लीजिए, ही इज वेरी एक्टिव, ठीक है। द नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ही होना चाहिए, ये द को आप ही कर लीजिएगा, ही इज वेरी एक्टिव कर लीजिएगा। टीचर डिड वाई द यू पनिश, वाई डिड द टीचर पनिश यू, वाई डिड द टीचर पनिश यू। राइजिंग द ईस्ट, द सन इन सन इज, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। हे मेक साइंस सन द while, the sun makes hay shine, the sun makes the sun shine, ऐसे कर लीजिएगा, हाँ। the sun makes hay shines the while, ये भी कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा दिया हुआ walk old the man a with stick each, इसको आपको सही ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग विद ए स्टिक, इन नीड इंडीड ए फ्रेंड इज, ए फ्रेंड इज फ्रेंड ए, इसको ऐसे बनाइए, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, ठीक है। ये कहावत है, ज़रूरत के समय जो काम है वही सच्चा दोस्त होता है। तो ये आपको एक्सरसाइज खुद से करना है, मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, ये आप मेरा कॉपी मत कीजिएगा, ये आपको मैंने सिर्फ हिंट दिया है, इसको आपको करना है, और हिंदी ग्रामर का जो एक्सरसाइज है वो करना है। दोनों होमवर्क आप लोगों को पूरा थॉरली करना है, और सारे बच्चों को होमवर्क करना है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।